हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 में मैथमेटिक्स देखने को मिलता है, जिसमें से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का न्यूमेरिकल होता है और 15 नंबर का पेडागोजी से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं आज 15 नंबर के न्यूमेरिकल के बारे में। आपका इसमें से 15 में से 12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक एंड स्थानीय मान, जिसे हम फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। पैलेस वैल्यू: किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितने संख्या में अंक और उतने जीरो लिखेंगे देंगे, जैसे कि संख्या 38,549 में। दोस्तों, पैलेस वैल्यू का मतलब हो गया कि जो संख्या जितने नंबर पे होगा उसका हम वैल्यू बस लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 38,549 को अलग अलग करके लिखा है, जिसमें से हमने 5, जो कि यहाँ पे 5 के स्थान पे है, इसके सामने हमने कितना लिख दिया, ये मेरा हो गया 500 का वैल्यू, क्योंकि इसके आगे केवल 2 अंक है, जो कि 4 है और कितना है, 9 है। तो ये हमारा हो गया, ये 4 के स्थान पे हमने एक जीरो दे दिया और 9 के स्थान पे एक जीरो दे दिया, तो मेरा हो गया 500 हो गया इसका पैलेस वैल्यू। उसी प्रकार 8 का जो है 8000 हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद 3 जीरो लगेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और फिर 3 का 30,000 हो जाएगा। इसी प्रकार हम पैलेस वैल्यू निकाल लेंगे। अब आते हैं हम फेस वैल्यू की तरफ से। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक वैल्यू, अंक वही अंक होता है जो पूछा गया हो, जैसे कि 38,549 में। दोस्तों, वो हो गया पैलेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब जिसका सामने, मतलब फेस से रिलेटेड है, सामने फेस वैल्यू। तो अर्थात यहाँ पर अगर हम 5 देख लेंगे तो 5 क्या है, उसमें हमने जो है पैलेस वैल्यू में क्या किया था, 5 के आगे 2 जीरो लगा दिया था। परंतु यहाँ पर हम बात हो रहा है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू हम क्या करेंगे, तो जितना रहेगा उतना उतार देगा। अगर मान लीजिए इसमें से 8 का पूछा जाएगा तो केवल हम 8 का 8 ही मानेंगे कि इसका जो है फेस वैल्यू क्या है, केवल 8 होगा। अर्थात जो आपके सामने दिखेगा सिर्फ वही माना जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन महत्तम से और एक क्वेश्चन LCF, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं, से पूछा जाता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं SCF के बारे में। उस बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरे तरीके से डिवाइडेड कर दे। दोस्तों, ऐसे संख्या को हम SCF कहते हैं जो कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो उसको पूरी तरह से टुकड़ों में विभाजित कर देता है। जैसे कि 15, 20, 60 का SCF क्या होगा, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी संख्या से भाग करेंगे। दोस्तों, SCF में सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या से हम उसको भाग देने की कोशिश करते हैं। इसमें रिमाइंडर उस शेषफल से सबसे बड़ी संख्या SCF को भाग कर देंगे। उसके बाद जो संख्या इस बड़ी संख्या को पूरी तरह से काट देगी वो SCF होगा। अर्थात यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 15, 20 और 60 का ऐसे हमको निकालना था। तो सर्वप्रथम हमने 15 से 20 को भाग दे दिया। अब मैंने क्या किया, 15 को यहाँ 15 दे दिया तो कितना आ गया, तो 15 को एक बार में आपने लगाया तो हो गया 15, तो यहाँ पे 5 आपका शेष बच गया। उसके बाद आपने 5 को इधर ले लिया और 60 को इधर ले लिया, तो आपने 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा, 12 बार पढ़ा, तो कितना आ गया 60। तो हो गया आपका पूरा टोटल हो गया 0 बच गया। तो यहाँ पे आपने 15 का SCF कितना निकाला, 20, 60 का SCF कितना हो गया, जो ये आपका मेन फैक्टर है, ये आपका 5, ये आपका SCF हो जाएगा। अब आते हैं हम LCM की तरफ। छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरे डिवाइडेड हो जाए। 15, 12 और 20 का LCM देखें किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या को दूसरी दी गई संख्या से डिवाइडेड करेंगे। अगर दी गई संख्या से सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो गई तो संख्या LCM होगी। अगर उनसे विभाजित नहीं हुई तो बड़ी बड़ी संख्या पर पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे, फिर उन दूसरी संख्याओं से विभाजित करेंगे। अगर हो गई तो वही इन संख्याओं का LCM होगा, अगर नहीं हुई तो फिर पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे जब तक विभाजित ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, 12, 15 और 20 का हमको LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, तो इसमें हमने देखा कि 12, 15 और 20 का LCM हमने कैसे निकाला। 20 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो कितना आ गया, 60 आ गया। फिर 12 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो वो भी 60 आ गया। फिर 15 का पहाड़ा हमने 4 पढ़ा, यानी तीनों एक ही में आ गए। तो हमारे कितना हो गया, LCM जो हो गया ये आ गया हमारा 60। इसका दूसरा तरीका इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर LCM निकालने के लिए हमें बोल रहा है 12, 15 और 60 का। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ऊपर में इस तरह से लिख दिया 12, 15, 60। उसके बाद हमने सबसे पहले
3 से इसका जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हमने इसे काटने की पूरी तरह कोशिश की, जिसमें से 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने में 12 आ गया, फिर 3 का 5 बार पढ़े तो 15 हो गया, फिर 3 का जो है 20 बार पढ़ने में कितना आ गया, 60 कट गया। तो फिर उसके बाद हमने जो देखा किससे, उसके बाद हमने 4 को लिया, तो 4 से जो इसका एलसीएम हुआ है तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया, फिर 4 का पहाड़ा, 4 के पहाड़ा में तो आपका 5 नहीं करेगा तो 5 वैसे हम लिख देंगे, फिर 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 कट जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा 5 से ये कट रहा है तो 5 का पहाड़ा एक बार, एक तो एक यहाँ पे उतार देंगे सीधा हम, फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 कट जाएगा, फिर 5 का पहाड़ा एक बार करेंगे कितना हो जाए, 1, ये भी कट जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, इसको हम जो है ये तीनों को हम क्या करेंगे, ये तीनों को हम गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 दे दिए, 4 और 5, तीनों को गिना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको एलसीएम को हल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे छोटा सार्वगुणज, स्मॉल कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा सार्वगुणज पता करने के लिए संख्या का एलसीएम करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में अगर कोई संख्या दे दी, आपसे पूछा जाएगा इसका सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ का आप एलसीएम निकाल लेंगे। और आपसे अगर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड आपका एचसीएफ कहलाएगा, अब सबसे छोटा आपका एलसीएम कहलाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं का एलसीएम करते हैं। जैसे 105 धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए 105 का एलसीएम लेंगे। 105 का हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आपका कितना आ गया, आपका आ गया 5, 3 और 7। फिर जो संख्या जितनी बार आई उसका पावर उतनी बार लिखेंगे। जैसे कि ये संख्या 5 हमारा कितनी बार आ गया, 5 हमारा आ गया एक बार, तो हमने यहाँ पे 5 कॉमन ये घेर करके उसमें क्या किया, ब्रैकेट में आप 5 का 1 लिख लिए। फिर उसके बाद गुना का चिन्ह दे करके 3 को एक बार आया तो 3 को आप 1 ले लिए। फिर उसी प्रकार से जो है 7 भी एक बार आया तो 7 को भी आप एक बार ले लेंगे। गुणनखंडों की संख्या निकालती है, ऐसे प्रश्न में पावर में 1 जोड़ देंगे। अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, जितना आया है उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। यहाँ मान लीजिए 5 है तो 5 में 1 नहीं जोड़ेंगे आप जो आपका जो 5 का पावर आया है, 5 कितनी बार आया है, तो 5 आपका एक बार आया है तो आप उसको जो है उसका पावर जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपना देखने को मिल गया, 1 पावर 1 पर हम 1 जोड़ दिए, फिर इसका 3 का भी 1 आया उसका भी 1 जोड़ दिए, फिर 7 का 1 आया तो इसका भी जोड़ दिए, तो तीनों मेरा 1 1 1 + 1 + 1 हो गया। तो कितना हो गया, आप इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2, फिर हो गया 2, फिर दोनों को जोड़ दिए तो 2 हो गया। तो 2 का फिर इन तीनों क्या करेंगे, इन तीनों का गुणनखंड कर देंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आ गया, फिर 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़े कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका कितना हो गया, आपका 105 का जो धनात्मक गुणनखंड संख्या कितना हो गया, वो आपका हो गया 8। धनात्मक गुणनखंडों के योगफल, सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। अगर आपको इन गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए बोल दिया जाए, जो कि आपके सीटेट पेपर में देखने के लिए अवश्य मिलता है, तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। धनात्मक गुणनखंड योगफल पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमने उसमें एलसीएम किया, इस प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। जैसे 210 का धनात्मक गुणनखंड का योगफल पता करने के लिए 210 का एलसीएम करेंगे। दोस्तों इसमें भी हमने 210 से क्या किया, हमने पहले इसका एलसीएम निकाल लिया। फिर जो संख्या जितनी बार आई उसका पावर उतना ही बार लिखेंगे। जैसे 2 कितने बार आया, 2 जो है 1 बार आया, फिर 2 का पावर 1 जोड़ देंगे, फिर 5 का पावर कितना हुआ, 1 आ गया, फिर 3 का पावर 1 हो गया। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर, तो 1 + 2 हो गया, इंटू 1 + 5 इंटू 1 + 3 इंटू 1 + 7, तो आपका कितना हो गया, ये तीनों का हम जो गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 576। अर्थात 210 का धनात्मक गुणनफल का योगफल कितना होगा, तो आपका वो हो जाएगा सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर 576। समझ गए आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका वीडियो सही समझ में आ जाएगा। और आपने अगर ये कर लिया तो आपके एग्जाम में इसमें से आपका क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलता है। यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे इसको जोड़ा कैसे गया है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से जोड़ा गया है। जैसे कि 2 + 1, यहाँ पे 2 पर एक पावर 0 है तो इसको हम 1 मान सकते हैं, और फिर यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो उसी प्रकार से जो है 1 + 2 हो गया तो कितना हो गया, 3, तो यहाँ पे हमने इसका 3 दे दिया। उसी प्रकार से 5 का है तो ये 5 आपका 1 हो गया, फिर 5 का पावर 1 हो गया, 5 ही होगा, तो इतना गया, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया, वो 6 हो गया। तो इसी प्रकार से आपका 5 का हो गया, फिर 7 का हो गया, फिर 3 का हो गया, जो कि इस प्रकार से 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, और आपका टोटल गुना करने पे 576 हो गया। तो इस प्रकार से आपका 210 का धनात्मक गुणनफल योगफल कितना हो गया, वो हो गया आपका 576। अब आते हैं हम संख्याओं के प्रकार की तरफ।
टाइप्स ऑफ नंबर, प्राकृतिक संख्या। दोस्तों जो नंबर 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाती है उसमें हम क्या करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसमें जीरो शामिल नहीं किया जाता। और पूर्ण संख्या, होल नंबर, इन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और जीरो शामिल होता है। दोस्तों जिन संख्या में जीरो हम शामिल करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। और जिसमें हम 1 से शुरू करेंगे, जीरो छोड़ देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। सम संख्या है, इवन नंबर। दोस्तों सम विषय आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि सम संख्या जिसको एक दूसरे से काटा जा सकता है, इवन नंबर, जैसे ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो जो है 1 को पूरी तरह से काट देता है, फिर 4 को पूरी तरह काट देता है, फिर 12 को इसी प्रकार से पूरी तरह वो 2 काट देता है, अर्थात ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ऐसी संख्या जो कि 2 से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सम संख्या, इवन नंबर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं विषम संख्या की तरफ, ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 13। दोस्तों ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा हो गया ऑड नंबर, जिसे हम किसी भी संख्या से काट सकते हैं, परंतु ये हो गया हमारा दोस्तों ऑड नंबर, जिसे हम 2 से किसी भी तरह से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई भी संख्या 2 से कट गया तो वो आपका इवन नंबर हो गया, अगर 2 से नहीं कटा तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका ऑड नंबर हो गया। जैसे हम 2 को 7 को पूरी तरह नहीं काट सकते हैं, 11 पूरी तरह नहीं कट सकता है, 9 क्या है, पूरी तरह नहीं कट सकता है, परंतु आप 3 से 9 को काट सकते हैं, लेकिन 2 से नहीं कर सकते, अर्थात वो ऑड नंबर में कहलाएगा। उत्तरवर्ती अनुवर्ती क्रिया है, सक्सेसिव नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में 1 जोड़कर उसको उत्तरवर्ती संख्या सक्सेसिव नंबर निकाला जा सकता है। जैसे 251 की उत्तरवर्ती संख्या। दोस्तों उत्तरवर्ती मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि आपका 251 है, 251 में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ दिए, क्या हो गया आपका 252, उत्तरवर्ती मतलब उसके आगे का नंबर मिल गया। उसी प्रकार होता है पूर्ववर्ती, जैसे हम प्रीडेक्सर नंबर के नाम से जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें से अगर आप नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाता है, वो होता है 1। अब उसमें से अगर हम 1 घटा देंगे, मान लीजिए 251 आपका है, 251 में से आप 1 को हटा दें, कितना हो गया आपका 250, तो ये हो गया आपका उत्तरवर्ती, और ये हो गया आपका क्या हो गया, पूर्ववर्ती संख्या के नाम से जाना जाता है। इसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में एरिया स्क्वायर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ गुना ब्रेथ। फिर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसे हम वर्ग का परिमाप के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम 4 गुना साइड है, इसका फार्मूला है। फिर आता है आयत का परिमाप, जिसे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, 2 गुना L+B हो गया इसका फार्मूला। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडियल, जिसे आप घनाभ का आयतन कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, जिसे हम LBH के नाम से जानते हैं। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयत, जिसे हम साइड क्यूब के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन सभी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पूछता है। दोस्तों ये जो एरिया आ गया, इसमें से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से अनिवार्य रूप से पूछता है। दोस्तों ये रहे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, जिसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप इनमें से अच्छे से कर लिए तो आपका सीटेट में तकरीबन 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।